नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की। और जब बिहार की बात करते हैं तो हमारे साथ जुड़ते हैं अभिषेक तिवारी, आपके जाने पहचाने चेहरे, विश्लेषक। तो अभिषेक जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक जी, ये बताइए, ये नीतीश वा का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एक जमाना था, तब कहते थे कि ना करप्शन से कभी समझौता करेंगे, ना कम्युनलिज्म से करेंगे, ना क्राइम से करेंगे। और अब बड़े बड़े माफियाओं को, बाहुबलियों को जेल से छोड़ रहे हैं। हाँ, ये आप जैसे पत्रकार के लिए भी ओंकार सर चुनौती है। आपने भी न भूतो न भविष्यति इतना बड़ा यूटर्न बाज और इतना बड़ा ऐसा मुख्यमंत्री जो जनता के पूरे अरमानों को कुचल दे। और मैं तो अब सीरियसली बिहार से पलायन की सोच रहा हूँ। बचा क्या है बिहार में? और लेकिन सर, आपने जो सवाल पूछा, बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बदलाव बता दूं जो इसमें बड़ा चीज है। आनंद मोहन सिंह बहाना है सर। जो 27 अपराधी छोड़े जा रहे, उनका नाम मैं पढ़ देता हूं आपके चैनल। आपके दर्शकों को जानना जरूरी है लोग कौन है। दस्तगीर खान, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, मोहम्मद खुदबुद्दीन, अशोक यादव। पहले भाई एम समीकरण हो गया, पाई समीकरण पे आते हैं। अशोक यादव, शिवजी यादव, कीरत यादव, राजभल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव। इनका नाम थोड़ा सम्मान के साथ लेना पड़ेगा। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में सजा याफ्ता है, जो जेल में है। चंदेश्वरी यादव, खेलावन यादव, किशुनदेव राय, पतिराम राय। ये हो गया इनका पूरा 13 लोगों का मैंने माई समीकरण लगा दिया। अब सुनिए, देवदत्त नूनिया, कलेक्टर पासवान, और इसके बाद रामधार राम, मनोज प्रसाद, सिकंदर महतो, अवधेश मंडल, सुरेंद्र शर्मा, राम प्रवेश सिंह, विजय सिंह, मुन्ना सिंह, जितेंद्र सिंह और आनंद मोहन सिंह। और इसमें एक नाम कोई छूटा, हाँ, पप्पू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह। तो आनंद मोहन सिंह बहाना है, उसके बहाने नियमावली बना करके पेशेवर अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि इस देश में अब सिर्फ एक मनीषे कश्यप इतना बड़ा अपराधी बचा हुआ था जो पत्रकारिता कर रहा था, तो उसको जेल में डलवा दिए। अब देशद्रोह वगैरह का भी मुकदमा चलवा रहे हैं। बाकी बिहार में पूरा सुशासन है सर। मतलब बिहार में अब आप अगले 20 सालों के लिए भूल जाइए कि कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। कौन व्यापारी सर बिहार में इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा? जब सरकार स्वयं अपराध और अपराधी करने वालों के साथ खड़ी हो जाए और कहे कि बहुत सह लिए हैं, बहुत दिन से जेल में है, ये बहाना बना के छोड़ा जाए, किसी को भी न्याय उचित नहीं। अब आनंद मोहन सिंह जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आनंद मोहन सिंह जी पे जो एक आरोप रहा है वो यही रहा है कि उनके मित्र की हत्या हुई थी और उस वक्त वो डीएम थे गया के, कृष्णैया जी, वो जा रहे थे उस रूट पे और भीड़ ने हत्या कर दी। उन पे आरोप रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था। एक वो दलित जाति से डीएम थे, लेकिन भीड़ ने मॉब लिंचिंग की, उसके बावजूद उनकी सजा समझ सकता हूं। लेकिन ओमकार सर, आप जैसे सीनियर पत्रकार, ये बताइए, एक रेपिस्ट जिसको सजा हो चुकी है उसको भी छुड़ाया जा रहा है। चलिए, उनको तो मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि चलिए भाई, मॉब लिंचिंग हुई थी, मॉब कंट्रोल में नहीं थी, आनंद मोहन सिंह जी को फंसा दिया गया, ये भी मान लिया गया। लेकिन इनको कौन सा फंसाएगा? इनको तो प्रॉपर सजा मिली है। और इसमें जो अलाउद्दीन है, ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या मैं जान सकता हूं कि दस्तगीर खान जैसे लोग को क्यों छोड़ा जा रहा है? हलीम अंसारी को क्यों छोड़ा जा रहा है? इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है।
बिहार में व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय अब बिहार में रहने लायक है। मुझे लग रहा है कि बिहार से पलायन ही एकमात्र जो अच्छा भला मानस है, आम आदमी है, सच में आम आदमी, वो आम आदमी पार्टी वाले नहीं, जो आम आदमी जीवन जीता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है सही ढंग से अपने बच्चे को बचाना, अपने बच्चे को परवरिश करना, अपनी बच्ची को बड़ा करना, उनकी बच्ची को परवरिश करना। इस वक्त बिहार में हाहाकार है, घोर जंगल राज है। ये बताइए जी कि जो आपने आखिरी सेंटेंस बोला है, बिहार में घोर जंगल राज है, ये अचानक बिना सलाह के, बिना मशवरे के जेल मैनुअल में बदलाव करना, और अभी तो 15 दिन भी नहीं बीते थे जब ये जेल मैनुअल में बदलाव किया गया था, और आज सुबह ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब पोप हटने वाली थी, कोई कैमरामैन वहां नहीं था, कोई नहीं था, और तब चुपके से आनंद मोहन को वहां से छोड़ देना। क्या रात भर आनंद मोहन की रिहाई के कागजात तैयार किए गए? और ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मैंने तो और किसी के बारे में नहीं सुना है। अब देखिए सर, देश में सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म के नाम पे समाजवाद है, और ये जो सरकारें हैं जो कर रही हैं हम बिहारियों के साथ, इस वक्त मैं आपके अपने दर्शकों से इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि सर दुआ कीजिएगा किसी दिन चौराहे पे मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। बस हम लोग जिस माहौल में पत्रकारिता इस वक्त कर रहे हैं वो माहौल से, तो अब देखिए ना सर, जिस स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता हो अतीक जी के जनाजे, अतीक जी, जिस आदमी ने एक आदमी के बॉडी से चमड़ा छील करके उतार करके चौराहे पे लटका दिया, ऐसे दुर्दांत अपराधी के लिए अतीक जी इतनी संवेदना बिहार के डिप्टी सीएम निभा रहे हैं। बिहार में स्थितियां जो है वो भयावह तो है और बाहर है, लेकिन बाहर किसका है? अपराधियों का है, नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार देखिए, ये नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के पतन का जो है ना अंतिम कील था जो उन्होंने ठोका है। इसका आपको उत्तर 2024 में भी मिलेगा, और जो गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ रहेगा, बीजेपी भी ये भूल ना करे नीतीश के साथ 2025 में जाने का। मैं पहले बता दे रहा हूं, जो नीतीश कुमार के साथ जाएगा भविष्य में या वर्तमान में भी जो है वो भी डूबेगा। ये टाइटेनिक हो चुका है। इस टाइटेनिक का जो है बड़ा सा सीलखंड से, अपराध के सीलखंड से ये टकराया है और इसमें बहुत बड़ा छेद हो चुका है। अब बचना मुश्किल है। ये बताइए कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो कुछ लोग छाती पीट रहे थे और ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बड़े नाराज। अभी अतीक का एनकाउंटर हुआ या हत्या हुई, अशरफ की हुई, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, उसके शूटर का, गुलाम का एनकाउंटर हुआ, उससे पहले 2 और बदमाश मारे गए। एक माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश, अब मुसलमान कार्ड खेलने की कोशिश, और अब बिहार में आनंद मोहन सिंह को रिहा करके ये मैसेज देने की कोशिश कि लालू और नीतीश को राजपूतों के वोट मिल जाएंगे। क्या किसी क्रिमिनल को किसी जाति से जोड़ना चाहिए, किसी धर्म से जोड़ना चाहिए? और क्या किसी क्रिमिनल में इतनी कुव्वत होती है कि वो अपनी जाति के, अपने मजहब के वोट किसी पार्टी को दिलवा सके? देखिए, थोड़ा बहुत देखिए, अभी भी बिहार ये सोचता है ना कि जाति और बाहुबल ये चुनाव में जीतने का फंडा है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। राजपूत हैं और आरा से सांसद है डॉक्टर आर.के. सिंह और मंत्री भी हैं। अब आप देखिए कि वो इतने चहेते हैं भोजपुर में कि लोग उनको लिटरली पूछते हैं। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया भोजपुर में, आरा में बहुत अच्छा काम किया है। तो एक किसी वर्ग विशेष तक अब नहीं रह गया है। लेकिन ये काम इसलिए नहीं हुआ है सर, बीजेपी ने जब सम्राट चौधरी को
जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, कोयरी से, उनको तोड़ा, और उनको तोड़ा क्या मतलब अध्यक्ष बनाया, और उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ा। और आज के समय कुशवाहा समाज नीतीश कुमार से न केवल नाराज है बल्कि वो बीजेपी के साथ खड़ा है। तो नीतीश को भी तो देखना था, कुछ समीकरण साधने थे, ये सिर्फ चुनावी समीकरण है। लेकिन एक बात बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि आनंद मोहन सिंह 2025 में आरजेडी के साथ ही रहेंगे? 2024 में ही हो सकता है, अभी उनका पुत्र आरजेडी से विधायक है तो 2024 में, लेकिन 2024 में तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। और हमको नहीं लगता बिहार का स्थिति देखते हुए कि कोई राजपूत 1-2% राजपूत उसमें से कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल जो है वो आरजेडी के साथ जाएगा, इन खास करके जब नीतीश कुमार साथ में हो। नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अब कुछ भी कर लें, डूबेंगे, टूटेंगे, हारेंगे, उनका राजनीतिक कैरियर अब ढलान की ओर में है, पतन की ओर है। जी मुझे ये बताइए कि आनंद मोहन सिंह को तो एक दलित डीएम की हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई थी लोअर कोर्ट से, जी और उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास सुनाया था, यानी फांसी की सजा उनकी कम कर दी थी, खत्म कर दी थी, और आजीवन कारावास। ये नीतीश हो, लालू हो, कुछ और नेता हो, इनको ये आनंद मोहन सिंह निर्दोष क्यों दिखाई देते हैं? ये क्यों नहीं दिखाई देता कि एक दलित डीएम की भी हत्या हुई थी? क्या दलितों की नाराजगी का कोई फिक्र इनको नहीं है? सिर्फ सर, राजपूत वोटों की फिक्र है? ये कभी भी दलित प्रेमी नहीं रहे। ये समाजवाद, ये सब परिवार को चलाने का तरीका है। एक परिवार का पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कांग्रेस चल रहा है, आरजेडी चल रहा है, वहां स्टालिन चला रहे हैं। इनको कभी दलितों की फिक्र नहीं है, और सच तो ये, इनको मुसलमानों की भी फिक्र नहीं है। ये बात समझने की है इस देश में। देखिए, मायावती जी ने बहुत कड़ा विरोध दर्ज किया था, तो क्या मायावती की सुन रहे हैं? नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहां पे अपना राजनीतिक हित साधना है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में शिवानंद तिवारी हो, अरे दलितों के सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो सोशल मीडिया पे हैं, दिलीप मंडल से लेके सब तो एक तरह से लिटरली साथ खड़े हैं आरजेडी और नीतीश कुमार के। तो कहां इनको फिक्र है? ये एक बिहार के नामी पत्रकार में से एक गिने जाते हैं जो एनडीटीवी पे अक्सर आते हैं, कन्हैया भेलारी। वो लालू यादव के जबरदस्त समर्थक माने जाते हैं, लेकिन वो भी आनंद मोहन के साथ खड़े हैं। एनडीटीवी पे रवीश कुमार जी अक्सर उनको बुलाते हैं। तो कौन है ये जय भीम का नारा देने वाले चंद्रशेखर? किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब खुश हैं, क्योंकि इससे उनके राजनीतिक हित साधने में उनको आसानी मिल रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि इनमें से कोई जो है ना दलित प्रेमी नहीं है, राष्ट्र प्रेमी नहीं है, कोई समाजवादी नहीं है। सत्ता में आने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और इनको सिर्फ समस्या नरेंद्र मोदी से है। आज ओमकार सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, इस देश में नरेंद्र मोदी के विरोध के स्तर में इनको मौका नहीं मिल रहा है। मौका जिस दिन मिलेगा ना सर, ये दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दे देंगे। लिख लीजिएगा ये बात। दाऊद इब्राहिम बेवकूफ है जो कराची में बैठा हुआ, वो आ जाए इंडिया में, सरेंडर करे, चुनाव लड़ने की घोषणा कर दे, कोई ना कोई सेकुलर पार्टी उसको टिकट दे देगी। ये बताइए, आईएएस एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध किया है, इस पर पुनर्विचार की मांग की है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी एक रिट दाखिल कर दी गई है। इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? आईएएस एसोसिएशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायालय कुछ कर ले तो कर ले। इस देश के नेता बस अब थोड़ा बहुत न्यायालय से ही डरते हैं, वरना बाकी कुछ किसी से डर वर कुछ नहीं है। सीपीआई एमएल उसने कहा कि साहब जो 20 साल की सजा काट चुके माओवादी, नक्सलवादी, उनको भी रिहा करो, उन्होंने कौन से पाप किए हैं। इसके अलावा जो है, इसके अलावा सुशील मोदी ने कहा कि जो शराब पीने के आरोप में आपने 20-25 हजार लोगों को बंद कर रखा है जेलों में,
वो तो बहुत मामूली से अपराध में बंद हैं, उनको रिहा करिए। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि दलितों को रिहा करो। तो ये तो कहीं मतलब जाकर के खत्म नहीं होगी चीजें। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कुछ। अब लोग कहेंगे कि भाई जिहादियों को रिहा करो, पीएफआई वालों को रिहा करो। ये जो शुरुआत की है ना, ये आनंद मोहन के बहाने जो रास्ता साफ किया गया, माओवादी छोड़े जाएंगे, आप क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए तो ये सारी चीजें हो रही है। 2024 के पहले ये सारे सेकुलर नेता देश में आग लगा और लाशों पे अपनी रोटियां सेक के सत्ता तक पहुंचने का प्लान तैयार है। ओमकार सर, ये बात मैं भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा से ही बोल रहा हूं। सारे स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए गए हैं और हर चीज का कनेक्शन दर्शक 2024 से जोड़ के देखें, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइए कि ये जो आनंद मोहन और 26 कुल मिलाकर के जो एमवाई समीकरण और राजपूत समीकरण को साधने के लिए उन्होंने रिहा किया है, ये क्या नीतीश के गले की फांस बनने वाली है घटना? देखिए, टेक्निकली जो समझदार लोग हैं उनके लिए तो बनेगी, लेकिन इस बिहार में देखिए सर, समाजवाद के नाम पे इतना लोगों के अंदर कुंठा भर दिया गया है जाति के नाम पे ना, कि बिहार के आज भी बहुत सारे लोग जाति से ऊपर नीचे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। और ये जो है एक नया मुसीबत का कारण बना हुआ है बिहार के लिए। लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में बदलाव की शुरुआत होगी 2024 में भी और 2025 में भी। ये जो महागठबंधन को घमंड है ना, वो भी हारेंगे। पर यह बताइए कि नीतीश कुमार क्या 2024 और 25 तक आरजेडी के साथ बने रहेंगे, बाकी लोगों के साथ बने रहेंगे, या उससे पहले ही आरजेडी इनको धकिया करके बाहर का रास्ता दिखाने वाली है? 2024 के बाद तो टफ होगा, इसलिए क्योंकि अगर 2024 में जो मेरा प्रेडिक्शन है कि एनडीए 26 से 28-29 सीटें जीतेगी, तब तो फिर आपस में क्लैश ऑफ वार जो है वो शुरू हो जाएगा। नीतीश दोष देंगे आरजेडी को, आरजेडी दोष देंगे नीतीश को, और 2025 की राह मुश्किल होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझना बहुत जरूरी है कि वो 2025 का चुनाव जब भी लड़ने जाए तो विदाउट नीतीश जाए, क्योंकि नीतीश ही वो सबसे बड़े अब डूबते हुए जहाज हैं जिनके ऊपर जो सवारी करेगा वो डूबेगा सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट कर चुकी है, जैसे अमित शाह कह चुके हैं कि अब भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के। तो आपको या कुछ दूसरे विश्लेषकों को ये आशंका क्यों बार बार लगती है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इनको गले से लगा सकती है? क्योंकि भाजपा ने 2016 में भी ऐसे बयान जारी किए थे। नीतीश कुमार में एक विशेष गुण है, उनके पता नहीं उनके अंदर वो कौन सा मैग्नेटिक करिश्मा है, वो जब चाहे जिसके साथ समा जाते हैं, जब चाहे जिसके साथ जुड़ जाते हैं, जब चाहे उसके साथ संधि विच्छेद कर लेते हैं। आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने स्वयं कैमरों पे कहा था कि अब नीतीश के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हो गया। तो राजनीतिक विवशता नीतीश कुमार जो बने हुए थे अब तक, मैं वही कह रहा हूं, उनसे डिस्टेंस बनाना जरूरी है। अपनी विवशता छोड़ दीजिए, बिहार के बारे में सोचिए, और जो बिहार के बारे में सोचेगा आने वाले समय में वही राज करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 बार सीएम पद की शपथ ली जी, और पूरे जीवन जिस कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार बैटिंग करते हुए घूम रहे हैं, इतना दोगलापन, इतना अंतर विरोध। वो तो एक बार संघ मुक्त भारत भी बनाने हुए चले हुए थे। देखिए, सपने तो चंद्रबाबू नायडू ने भी 2000 आपके सामने ही 2019 में बहुत सारे पाले थे। आज चंद्रबाबू नायडू कहाँ है? आज वो किसी तरह इस परिस्थिति में कि एक बार बीजेपी उन्हें माफ कर दे और 2024 में उनको अपने पाले में ले ले। ये लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि ये संभव भी है कि शायद बीजेपी उनको माफ कर दे, क्योंकि बीजेपी को भी अपने कुछ अलायंस पार्टनर की साउथ में जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू का खुद का बहुत बड़ा वजूद ना हो, लेकिन बीजेपी के साथ जैसे ही आते हैं एक वजूद बन जाता है। तो चंद्रबाबू नायडू को भी वहम हो गया था,
उसी प्रकार के वहम अगर नीतीश कुमार को कई बार होते हैं, फिर खत्म होता है, फिर चुनाव हारते हैं, फिर उनको फिर बुद्धि आती है कि नहीं नहीं बीजेपी ही माई बाप है, उसी के साथ रहना था, आरजेडी वाले जीने नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए कि आरजेडी नीतीश कुमार को अपनी उंगलियों पे नचा रही है और ये नाच रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक नाचेंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जुड़ने के लिए और बिहार धन्यवाद। की हाल की बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।